अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम हया ईमान जाहिद है और आप देख रहे हैं इंसाफ सबके लिए, एक ऐसा शो जिसमें हम मुश्किल कानूनी मामलात को आसान लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने हक हकूक़ समझ सकें, कानूनी तौर पर बाइख्तियार हो और आपको ये समझ आ जाए कि हमारे इर्द गिर्द जो कानूनी निज़ाम है इसको समझदारी यानी तरीके से कैसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसन मांडवी वाला और ये है इंसाफ सबके लिए। पाकिस्तान में वर्क प्लेस हरासमेंट का कानून काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है और ये है हमारा मौजू जो वर्क प्लेस हरासमेंट की जो हम बात करेंगे। वर्क प्लेस हरासमेंट होता क्या है, वर्क प्लेस हरासमेंट अगर किसी को अल्लाह ना करे कि इस चीज़ का सामना करना हो तो वो कहाँ जाए, अगर आपकी कंपनी में कोई वर्क प्लेस हरासमेंट का फोरम जैसे लॉ में दिया गया है वो अवेलेबल नहीं है तो फिर इदारे मौजूद हैं जो वफाकी और सूबाई ओम्बड्समैन होती हैं जिसके थ्रू आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो आते हैं हम इस मौजू पे बात करेंगे, इसके तरीक़ेकार हम एक आसान अंदाज से आपको कानून के बारे में तशरीह करेंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि जब भी हरासमेंट का कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने या आपके कोई जानने वाले के सामने पेश होता है, आप इस हरासमेंट की कॉन्सेप्ट को किस तरह कानूनी तरीके से किस तरह डील करेंगे। थिंक शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि ये महज आपके रोज़गार या रिस्क का मामला सिर्फ नहीं है। अगर आपके साथ हरासगी होती है, आप हरासा का शिकार होते हैं अपने काम करने की जगह पे, तो आपकी जहनी सेहत, आपकी जिस्मानी सेहत सब मुतासर से होते हैं। यानी कि दफ्तरी ज़िंदगी पे नुकसानात पहुँचते हैं लेकिन साथ साथ आपकी ज़ाती ज़िंदगी का भी मयार जो है उस पर भी नुकसानात पहुँचते हैं। तो जैसा हसन ने कहा, समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप पहचानें कि मेरे साथ जो हो रहा है क्या वो सही है, गलत है, हरासगी के दायरे में आ रहा है कानून के तहत, क्योंकि ये बड़ी बारीक बीनी से देखने वाली बात है। जैसा कि अगर आपका बॉस आपको बार बार कहे अपने मुलाजिम से, अपनी एम्प्लॉई से कि आप रोज़ शाम तक बैठें, आप रोज़ लेट सिटिंग करें, क्या ये जायज़ बात है? या आपको झाड़ पड़े, तो हम सब के हक़ में ये होता है कि आप जहाँ काम करने जाते हैं वह आपको इज़्ज़त मिले। ये हमारा बुनियादी हक़ है, हमारे साथ तरीक़ेकार सही हो, हमारे साथ सही सलूक हो। लेकिन वो सरहद कहाँ है, कब वो सरहद पार होती है जहाँ महज इख्तिलाफ़ राय जो है वो आगे बढ़ के हरासगी की शक्ल अपना लेता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी नौइयत जो है वो इसकी अक़साम समझें आप। देखें, ज़ुबानी हरासगी भी होती है, जिस्मानी को तो हम सब समझते हैं, जो सेक्सुअल ओवरचोर्स या एडवांसेस होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नज़रिए से भी हरासगी का शिकार बनाया जाता है, निगाहों से भी हरासगी का शिकार आपको बनाया जा सकता है। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी एरिया और पावर डायनामिक्स भी यहाँ होते हैं। अथॉरिटी की आपने बात की है, मगर जो सबसे मेन बात आपने ये की है कि ये हरासमेंट होता क्या है। कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे कानून में 2022 में जब अमेंडमेंट आई तो एक नई शेक इंट्रोड्यूस हुई इसमें, और इसमें यह कहा गया कि हरासमेंट ये सेक्सुअल नेचर का भी होता है और ये पहले भी कानून में था और उसके बाद लिखा गया, मैं आपको पढ़ भी देता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर विच मे और मे नॉट बी सेक्सुअल इन नेचर। तो जो पहले सारे केसेस थे जो डिसमिस हुए, जिसकी वजह से मतलब हरासमेंट वो इदारे ने ऑर्डर नहीं किया, मतलब आप 2022 के कानून के बाद आप रेट्रोस्पेक्टिवली भी जा सकते हैं अगर आपको कोई पुराने केसेस यानी कि आप खोल सकते हैं लॉ में तरामीम के आने से पहले। तो जैसे आपने कहा कि सिर्फ ये जिनसी एक्शंस या लफ्ज़ों तक महदूद नहीं है, इसके अंदर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाती है। या हॉस्टाइल वर्कप्लेस एनवायरनमेंट किस तरह, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? तो ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्या होता है, उसमें अथॉरिटी की बात आ जाती है। ठीक है, किसके पास अथॉरिटी होती है, क्या वो उस अथॉरिटी को एक गलत अंदाज या गलत तरीके से इस्तेमाल करने, दबाव डाले आपके। पावर डायनामिक्स होती हैं। ठीक है, पावर डायनामिक्स में मतलब क्या, किस तरीके से पावर डायनामिक इस्तेमाल करके आप अपने एम्प्लॉय को एक इरिटेट कर सकते हैं। यूके का जो कानून है, वो यूके का जो इक्वालिटी एक्ट है, वो कहता है कि अगर आप अनोयंस भी करते हैं किसी एम्प्लॉय को, अनोयंस तो तंग करना हाँ, तो ये भी हरासमेंट का एक फॉर्म हो सकता है। तो इसमें जो है, जो पाकिस्तान का जो कानून डेवलप हुआ है ये, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स हैं जिस पे हम आएंगे, ये मीनिंग एक्सपैंड हो गई है। तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इस मौजू पे। ठीक है जी। We have with us a very special guest in the studio today, Lalarukh Hussain. She is the Legal and Compliance Director of Shell Pakistan, now known as Wafi Energy. She has worked in multiple jurisdictions, Pakistan, Australia and Dubai, and she has over 19 years of experience. She is a champion of corporate governance, and she would have in her
vast experience seen different controls being set in to address workplace harassment. Thank you, Lara Roque, for coming on the show with us. Thank you, Hassan. Thank you, Haya, for having me here. Pleasure to be here. Lara Roque, let's just start by asking you कि आपका इतना वास्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, तो इस मौजू में आपकी दिलचस्पी किस तरह शुरू हुई? अच्छा, तो हया आई थिंक काम करते करते भी आपको आदत हो जाती है, आपको एक काम में डाला भी जाता है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है कंपनी में वो इस तरह है कि अब जो मेरा रोल है हेड ऑफ़ लीगल का है, जिसके अंदर कंप्लायंस भी आती है, और जो डिसिप्लिनरी कमेटी और पूरा कंप्लायंस प्रोग्राम है वो मेरे अंडर ही आता है। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इसकी वजह से भी हो गया। काफ़ी जो कंप्लायंस की पॉलिसीज़ बनती हैं, जैसे कि हरासमेंट की पॉलिसी, सेक्सुअल हरासमेंट की पॉलिसी, वर्क प्लेस के ऊपर जो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर पॉलिसीज़ का काम करना हमारे अंडर आता है। एंड फिर अगर उसके ऊपर कोई एक्शन लेना हो तो डिसिप्लिनरी कमेटी पे भी मैं हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे ऑडियंस को अगर आप आसान लफ्ज़ों में ये समझाएं कि वर्क प्लेस हरासमेंट कोई एक दो अक़साम तो इसके नहीं है ना, इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मैनी डिफरेंट वेज, एक ग्रे एरिया है। लेकिन आपके तजुर्बे की बुनियाद पे आपने किस तरह इसको देखा है एट द वर्क प्लेस? सोया, बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई हरासमेंट आप बोल तो रहे हैं मगर हरासमेंट एक्चुअली है क्या। तो पहली तो चीज़ है कि जो लॉ खुद है ना वो भी डिफ़ाइन बड़े अच्छे से कर देता है कि क्या हरासमेंट है। मगर जो एक चीज़ अब और सामने आई है वो ये भी है कि देखें हरासमेंट के बहुत सारे जो तरीके हैं, उसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट तो एक बहुत छोटी अलग सी चीज़ है, राइट, वो अलग ही आती है। मगर इसके अलावा अगर आप हरासमेंट देखें तो जैसे किसी ने आपसे चीख चाक के बात करना, गाली गलोच ऑफिस के अंदर देना, आके आपके साथ थ्रेटनिंग बिहेवियर करना। एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि ओवर्ट आपका एक सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होती, मगर छोटी छोटी चीज़ों में आप करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेज देना, बहुत पास आके खड़े हो जाना जब आप हैं, तो वो भी हरासमेंट के अंदर आती है। बट इट्स नॉट इजी टू कॉल इट आउट। कभी कभार ऐसी ढकी छुपी तरह होता है कि अमूमन औरतें इस तरह प्रोग्राम्ड होती है कि हम सोचती हैं शायद हमारा वहम था, ये नहीं, ये अजीब सी नहीं थी, शायद मेरे जहन में ये बात है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि व्हेन शुड द रेड फ्लैग्स बी अप, व्हाट इज़ ओके एंड व्हाट इज़ नॉट? या तो मेरा जो सबसे पहला इसके ऊपर मशवरा होता है ना वो ये है कि अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही ना तो वो सही नहीं है, और वो आपके लिए सही नहीं है तो बस वो फिर सही नहीं है। इसके अंदर जो मेरा दूसरा मशवरा लोगों के साथ होता है कि पहले तो हम कहते हैं कि जी एक दफ़ा भी अगर आपके साथ कोई चीज़ हुई है दैट इज़ इनफ। ये नहीं होता कि आपको एक पूरा पैटर्न इस्टेब्लिश करना है कि उसने मुझे 4 दफ़ा गाली दी तो अब मैं जाके बोलूँगी, उसने 3 दफ़ा मुझे टेक्स्ट मैसेज किया जो मुझे नहीं अच्छा लगा तो अब मेरे पास रीज़न हो गया। वन टाइम इज़ मोर देन इनफ, वन सिचुएशन इज़ ऑल्सो इनफ। लॉ भी यही कहता है, आपकी पॉलिसीज़ भी ये कहनी चाहिए। एंड द फर्स्ट टाइम यू फील समथिंग and you doesn't feel right with you, doesn't sit with your values, report. And how can you've talked about the law over here. ये law मतलब women के लिए बिल्कुल ये this is the women protection for women law. But there's been a development in this law, and it's been a very interesting development in line with international practices. I think some light on that would be very useful. हाँ, तो हसन ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके अंदर हम हमेशा काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि पाकिस्तान के कानून बड़े बैकवर्ड्स हैं और पाकिस्तान में डेवलप नहीं होता कानून। मगर अगर आप देखें तो अभी जो हमारी 2022 में अमेंडमेंट आई है उसमें जो पहले लॉ के अंदर अल्फाज लिखा जाता था ना वो था मैन और वुमन। तो ये सिर्फ औरतों के लिए प्रोटेक्शन का लॉ नहीं है, ये जेंडर न्यूट्रल मैन और वुमन दोनों के लिए था। और अब की अमेंडमेंट में ये भी अल्फाज निकाल दिए गए हैं और नया अल्फाज डाला गया है एनी पर्सन, जिसका मतलब है कि अब हम जेंडर न्यूट्रल हो गए हैं और ट्रांसजेंडर्स पे भी ये अप्लाई करता है। काफ़ी प्रोग्रेसिव लॉ है, बहुत प्रोग्रेसिव लॉ है। बट मैं इसको काउंटर करूंगी। देखें यहाँ कोई किल्लत नहीं है अब कवानीन की, खास तौर पे हम सिंध के सूबे में बैठे हुए हैं, हम तो चैंपियन है, नंबर 1 है भाई, लॉ पे लॉ पास करते हैं और बेहतरीन लॉज, लेकिन आधे आउट ऑफ लाइन विद द ग्राउंड रियलिटी। सो कहने का मकसद ये है कि कवानीन आप कह रहे हैं कि आ गया है, मजबूत है, ओवर आर्चिंग है, लेकिन उस कवानीन की क्या महज वैल्यू जब इदारे जो हैं, एम्प्लॉयर्स जो हैं, वो उसका एहतराम ना करें, उस पर अमल दरामद ना हो। सो आई थिंक जो जिम्मेदारियाँ कानून में इदारों पे हैं, व्हाट इज़ द प्रेशर और द इंसेंटिव फॉर देम कि वो ऐसे माहौल बनाएं जहाँ हर कोई महसूस फील करे।
और इसको थोड़ा सा आप कंपाउंड कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है इस कानून में वो किस चीज़ को कवर करता है? इज इट एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल वर्क प्लेस और आर देयर सम एक्सक्लूजन्स? तो एक्चुअली ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि इस कानून में, हया आपकी भी बात पे आएंगे, मैं हसन को ज़रा सा क्विकली जवाब दे दूं। तो हसन, ये अब इतना वाइड हो गया है कि कॉन्सर्ट से लेके गिग से लेके आपके घर के अंदर जो काम कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं है कि आप दफातर में काम करते हैं तो ये लॉ पे अप्लाई करता है। अगर आप एक कॉन्सर्ट पे गए और किसी ने वहाँ पे आपकी तस्वीर खींच ली और उसकी बेसिस पे आपको साइबर बुलिंग की, तो वो भी इस कानून में कवर्ड। तो और मैं जो आपसे बात पूछी थी जी, तो देखें उसके ऊपर मेरा जो दूसरा काउंटर होता है ना हया, कि पहली तो बात होती है जो आप कर रहे हैं इस वक्त, कि अपने हकूक़ के बारे में पता तो होना चाहिए ना। लॉ बन गया, किसी को पता ही नहीं है कि वो लॉ है क्या और उसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये मुझे एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था जब सिंध में मटर्निटी बेनिफिट्स एक्ट आया था, राइट। तो काफ़ी ख़वातीन मेरे पास आई और कहा अब तो लॉ बन गया है, हमारे ही तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे केयर नहीं है। तो आई सेड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, तो आप ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास लेके जाए ना और कहें कि लॉ रिक्वायर्स कि ये आपके पास है, तो ये क्यों नहीं है। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे थोड़ी रोशनी डाल दें, जिस तरह के हर इदारा, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर हो, एक इंक्वायरी कमेटी से बात शुरू होती है जो होनी चाहिए। थोड़ा सा इस पे बता दें जी। लॉ के अंदर ये है कि देखें दो तरीके हैं, एक तो ऑम्बड्समैन है और एक है कि कंपनी के अंदर भी इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए। तो इंक्वायरी कमेटी के भी इसके ऊपर रूल्स लिखे गए हैं, जैसे कि अगर आप पहले इंक्वायरी कमेटी पे कंप्लेंट लेके जाते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी कमेटी को वो कंप्लेंट अक्यूज्ड को भेजनी पड़ती है। फिर उनके पास 7 दिन होते हैं जिससे वो अक्यूज्ड से फिर अपना, वो अक्यूज्ड के पास टाइम होता है कि वो अपना जो नज़रिया है वो बताए। उसके बाद फिर दोनों पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि वो एक दूसरे को अगर क्रॉस एग्जामिन करें तो वो भी कर सकते हैं। आपके पास ये भी हक है कि आप किसी और को ले आएँ अपने लिए बोलने के लिए। तो अगर आप खुद अपना केस नहीं लड़ना चाहते, क्या वकील का करना जरूरी तो नहीं हो? नहीं, आप अपना केस, पहली बात तो है कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपका केस है, आपको वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कोई मसला नहीं। मगर अगर किसी और को लाना चाहें तो वो भी आपके पास आपके हुकूक में है। और ये विद इन द कंपनी है, ये सारा जो विद इन द कंपनी जो इंक्वायरी कमेटी बनती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बताएं कि कौन किस तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं। अच्छा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। हमारे कंपनी के अंदर जो होता है वो इस तरह है कि हमेशा जो इंक्वायरी कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, उसके ऊपर जो HR की हेड और लीगल के हेड, ये 2 लोगों का होना मैंडेटरी है, अनलेस उनके अपने कोई अंडरलाइन के अंदर हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। उसके अलावा फिर हम कहते हैं कि जो लाइन मैनेजर है, तो अगर सपोज मैंने कंप्लेन की, मेरे जो लाइन मैनेजर हैं उनको हम कभी नहीं इन्वॉल्व करेंगे, बिकॉज वो डायरेक्ट एक लिंक होता है। लाइन मैनेजर का जो लाइन मैनेजर है वो उस डिसिप्लिनरी कमेटी में बैठेगा, और अगर वो नहीं है तो फिर जिस बिजनेस की लाइन में होते हैं उस बिजनेस का जो कंट्री लीडरशिप टीम मैनेजर है वो उधर। ठीक है, बट ये आप थोड़े बड़े इदारों की बात करिए। तो हया, इसके अंदर सीधा जवाब तो लॉ के अंदर ही है। वो ये है कि देखें, पहले तो लॉ कहता है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर कमेटी है तो कंपनी में होनी चाहिए, मगर जहाँ कंपनी में कमेटी नहीं है तो एक फेडरल की सतह के ऊपर ऑम्बड्समैन है, और आप ऑम्बड्समैन के पास भी जा सकते हैं। ऑम्बड्स पर्सन आप कह लें, अगर जेंडर न्यूट्रल होकर बात करें हम, तो ऑम्बड्समैन है, उसका पूरा प्रोसेस है, आप वहाँ ले जा सकते हैं, और वहाँ पे भी पूरा प्रोसेस डिफ़ाइन किया हुआ है, जैसे कि उन्हें भी 3 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी करनी है, 5 दिन के अंदर आगे अक्यूज्ड को भेजना है, और 90 दिन के अंदर अपना डिसीजन देना है। तो ये ओम्बड्स पर्सन या मुतसिब आला के जो दफातर हैं, इनके पास वो इख्तियारात हैं कि वो किसी भी किस्म की कंपनी को ऑर्डर्स दे सकते हैं, फिर पेनल्टीज वो दे सकते हैं, वहीं से ऑर्डर हो जाएगा। बिल्कुल, तो इस पे बात करते हैं मेरे ख्याल से लाल रुख, जो पेनल्टीज जो लॉ में लिखा हुआ है, कुछ माइनर पेनल्टीज होती है, मेजर पेनल्टीज होती हैं, उस पर आप थोड़ी हमें एक्सप्लेनेशन ज़रूर देंगी, मगर कुछ गैप्स है लॉ में। मेरे ख्याल से गैप्स ये हैं कि जैसे कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस जो होता है, कि फ़र्ज़ करें कि मैंने एक हरासमेंट का कंप्लेंट फ़ाइल किया, वो मेरे हक़ में डिसाइड हुआ, मगर मैं क्या डिसमिस करवा सकता हूँ उस बंदे को जिसने हरास करवाया, या उसकी कोई और मुख्तलिफ पेनल्टीज़ होती है? अच्छा, तो इसके अंदर एक और, जो मैंने डिसिप्लिनरी कमेटी में मैं काफ़ी टाइम से बैठती आ रही हूँ, राइट। तो इसके ऊपर एक जो चीज़ हमने देखी है ना, वो ये भी होती है कि
बहुत अलग अलग किस्म की पेनल्टीज़ हो सकती हैं। डिसमिसल मतलब जॉब से खारिज करना ही एक आखिरी इक़दाम होता है, उससे पहले भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास होता है कि आप सबसे पहले तो बंदे की सुलह करा सकते हैं, बात करा सकते हैं। अगर हरासमेंट का जो इंसिडेंट है वो प्रूव हो गया है तो उसके अंदर आपकी कोचिंग भी हो सकती है, आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, सैलरी के अंदर आपका जैसे सैलरी ग्रेड पे आप हैं उससे आपको डिमोट भी किया जा सकता है कंपनी के अंदर। उसके अलावा आपके पास और चीज़ें हैं जैसे कि बोनस उस साल का या तनख्वाह उस साल की, उसके ऊपर भी कटौती हो सकती है। अवेयरनेस पे अगर थोड़ी सी बात करें, आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो इन द हायरार्की, छोटे से छोटा अफसर क्यों ना हो इदारे में, ड्राइवर हो, पियून हो, बड़े से बड़ा मैनेजमेंट में पोजीशन रखने वाला कोई बंदा क्यों ना हो, ये लॉ सबके लिए है, बराबर है, सबको शिकायत करने का हक है। लेकिन पावर डायनामिक्स भी तो एक असलियत है कि इसमें वो हिम्मत होती है कि वो सोचे, वो खातून, वो रिसेप्शनिस्ट क्या सोच सकती है कि मैं कंपनी के इस फलाने बड़े अफसर के मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी तो क्या मेरी बात HR डिपार्टमेंट सुनेगा? मेरा तो पूरा करियर तबाह हो जाएगा ना एक तरह से। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर क्या इस इदारे के पास जाऊँगा जो हरासमेंट को देखता है? क्या मैं कोई क्रिमिनल रेमेडी इस्तेमाल करूँगा? 509 पाकिस्तान पीनल कोड में आप क्रिमिनल नेचर में जा सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा इस सूरत में? देखिए, रेमेडीज़ आपकी डिपेंड आपकी अपनी सिचुएशन के ऊपर, मगर रेमेडी तो 3 अलग किस्म की जैसे हसन ने बात की। पहला तो है आपकी अपनी कंपनी में क्या रेमेडी है, ठीक है, और आपकी कंपनी में क्या प्रोसेस है, उसका इस्तेमाल। कंपनी में नहीं है तो आपके पास ओम्बुड्समैन वाला भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और उसके अलावा जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो तो आप एक साथ हमेशा ला ही सकते हैं। जहाँ रही पावर डायनामिक्स की बात, ये बहुत बहुत अहम सवाल है, राइट, बिकॉज ज़्यादातर यही होता है कि लोग डरते हैं, फियर ऑफ रिटेलिएशन होती है। मैंने आज कंप्लेन की तो कहीं मेरे ही अगेंस्ट कुछ ना हो जाए। तो देखें, इसी के अंदर कंपनीज़ के अंदर एंटी रिटेलिएशन पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में ये बहुत क्लियरली लिखा जाता है, जब आप एंड बहुत सारे अलग अलग फोरम्स होते हैं, आपको एक फोरम ये भी देना चाहिए कि आप अनोनिमस अपनी कंप्लेन कर सकें, मुकम्मल राजदारी के साथ। ये बड़ा राजदारी के साथ, yes, बिल्कुल। हाँ। तो हमारे पास जैसे एक हेल्पलाइन भी है, उसके अलावा ऑनलाइन एक पोर्टल फॉर्म भी है, उसके ऊपर भी जाके आप भर सकते हैं और उसके अंदर राजदारी रखने का भी आपके पास ऑप्शन होता है और वो हमेशा होना चाहिए। जब वो लॉन्च होता है उस वक्त भी हमारा, जब हम रिस्पॉन्स भी देते हैं तो उस पर भी लिखा होता है कि जी हमारे पास स्ट्रिक्ट एंटी रिटेलिएशन पॉलिसी है और अगर कंप्लेंट जो करेगा उसको हिफाजत दी जाएगी कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया जाए। काफ़ी केसेस में हमने ये भी देखा है कि जो इंक्वायरी कमेटी बनती है कंपनी के अंदर, जब जिसके साथ हरासमेंट होता है वो जब जाते हैं ओम्बुड्समैन के पास, तो इंक्वायरी कमेटी को भी इंप्लीड किया जाता है इन द प्रोसीडिंग्स। तो वो आपके हिसाब से फेयर है, नहीं है, किस तरीके से होना चाहिए? ये पूरा जो प्रोसेस है कंपनी का वो कॉल इनटू क्वेश्चन हो जाता है, तो उस पर थोड़ी सी हमें बता दें। देखिए, तो अगर कंपनी का अपना प्रोसेस काम नहीं कर रहा तभी तो आप ओम्बुड्समैन के पास गए हैं ना। अगर कंपनी का प्रोसेस काम कर लिया होता और कंपनी के अंदर आपको वो सिक्योरिटी मिल गई होती तो फिर आप ओम्बुड्समैन तक जाते ही क्यों, राइट? तो वो भी जवाब दें उनको, दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। कमेटी अगर आपको वहाँ से भी सही से वो कमेटी अपना काम नहीं कर रही तो उस कमेटी को भी जवाब दे किसी को होना है। बिल्कुल। बट ये अगेन मैं तो यहीं पड़ी हुई हूँ कि ये मामले जो हैं दे आर नॉट ब्लैक एंड वाइट। यानी कि मैं एक एग्जांपल दूं, जब मैंने शुरुआत की थी एक फर्म में तो मैं सुबह 7 बजे आ जाती थी, जल्दी से अपना काम किया, कोई ब्रेक नहीं लिया, और जब 6 बजे मैं उठती थी घर जाने के लिए, घर की जिम्मेदारियां, 10 काम हैं आपके, बच्चे हैं, शौहर है, तो सारे जो मर्द हजरात होते थे वो कहते थे जी हाफ डे कर रही है मैडम, हाफ डे कर रही है मैडम, ठीक है। मेरी सोच में भी नहीं था कि दिस अनोयंस या इस तरह तंग करना कुड बी अ फॉर्म ऑफ हरासमेंट। तो बड़ा मुश्किल होता है और आई थिंक कल्चर की बात है और कल्चर को काउंटर करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसके अंदर जो जेंडर सेंसिटाइजेशन जिसको कहते हैं, अपॉर्चुनिटी सेंसिटाइजेशन, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमने बहुत ज़्यादा देखा है। जी हाँ, ये तो ख़वातीन है ना, तो ये तो चली जाएंगी उठ के, अरे इनको तो मैटरनिटी का भी बेनिफिट है, 4 महीने मैटरनिटी पे जाएंगी, आपके तो बड़े ऐश हैं। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और यहाँ तक कि आपको अपॉर्चुनिटी ना देना
क्योंकि आप औरत हैं और कहते हैं, जैसे लॉ फर्म्स पे तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा होता था, लड़की है शादी करके चली जाएगी, इसको क्या ट्रेन करके मिलेगा। दिस इज़ ऑल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल, तो इस पे आई थिंक एग्जाम्पल सेट करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप बताएं कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपने, आपका ऑलमोस्ट 20 साल का तजुर्बा है, वो क्या देखी हैं जिसकी वजह से एक इक्वालिटी हो या हर इंसान, औरत हो मर्द हो, वो महफूज समझे अपने आप कानून को अपने लिए अपने आप को हेल्प करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो देखें, जो ये अल्फाज है ना इक्वालिटी, मैं अब इसमें सोचती हूँ कि इक्वालिटी कभी हमेशा ज़रूरी ये नहीं कि सिर्फ इक्वालिटी रहे। इक्वालिटी से आगे अब दुनिया बढ़ चुकी है। अब हम बात करते हैं इक्विटी की, ठीक है। और इसके अंदर एक पिक्चर दिखाना बड़ा आसान होता है, मगर अगर आप सोचें कि एक बंदा है जो कि एक सपोज़ आपके सामने एक फील्ड है जिसका व्यू है, ठीक है, और एक बंदा है जो बहुत लंबा है, ये दीवार है और उसको ये यहाँ खड़ा है तो दीवार के बाहर उसको पार नज़र आ रहा है। अब एक और बंदा है जो छोटा है थोड़ा सा कद में, उसको अगर आप एक स्टूल रख के दे दें तो शायद उसको भी व्यू नज़र आ जाएगा। और एक और बंदा है, आप उसको अगर 2 स्टूल रख के देंगे तब उसको नज़र आएगा। तो हर बंदे की ज़रूरत जो है वो अलग है एक ही चीज़ को हासिल करने के लिए भी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को देखें कि हर बंदे को उस जगह तक ले जाने के लिए उस इंसान की क्या ज़रूरियात हैं और उन ज़रूरियात को कैसे पूरा करा जाएगा। जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि औरतों का वर्क प्लेस के अंदर काम करना एक बड़ा ही नाजुक सा टाइम होता है। जब आप 25 से 35 साल की उम्र में जा रहे होते हैं, आप यूनिवर्सिटी से निकले होते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, वही टाइम होता है जब लोग कहते हैं बच्चे कर लो, और वही टाइम होता है जब आपका करियर भी आगे जा रहा होता है। और उस तरह औरतें पीछे रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो सहूलियात ही नहीं दी जाती, वो माहौल ही नहीं है, इंक्लूसिव माहौल ही नहीं दिया जाता। कानून की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। हाँ, तो ये अवेयरनेस तभी तो आपको कहते हैं कि जी आपके जो बेनिफिट्स हैं, टू से टू अ वुमन कि नहीं आपको ये प्रमोशन नहीं मिलेगा या ये जॉब नहीं मिलेगी, ये हरासमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आपको उसको एक एनवायरनमेंट ऐसी देनी है जिसके अंदर वो आगे बढ़ के काम कर सके। अगर 6 बजे घर जाना है तो घर जाना है, मगर घर जाके भी काम हो सकता है, सुबह जल्दी भी काम हो सकता है, उसको डिवाइड भी किया जा सकता है। तो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देना पड़ेगा ना। जैसे बड़े मल्टीनेशनल्स में आप तो पूरी वर्कफोर्स से डील करती हैं, आप तो मैनेजरियल फोर्स से भी डील करती हैं, आप डेली वेजेस टाइप लोगों से भी आप डील करती हैं। तो आपने कैसा एक पॉलिसी बनाया है जो मतलब वन साइज फिट्स ऑल और सबके पास ये इख्तियार हो कि वो जाके कंप्लेंट फाइल करे? डेफिनेटली आपने बात की अपनी इंक्वायरी बिला झिझक जा सके। हाँ। वो डर कैसे निकल जाए? मतलब जैसे बड़ा आदमी तो आ जाता है इंक्वायरी के पास, बट वो डेली वेज का होता है वो कैसे आएगा? वो आपने कैसे इन्वायरमेंट किस तरह बनाई है? तो जो सबसे पहली चीज़ है ना, जो हया ने बात की कि देखें अवेयरनेस और ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। जब तक आपके इदारे के अंदर बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगे होंगे ना कि ये नंबर है, ये बंदा है, ये तरीका है और ये होगा अगर ये चीज़ हुई, ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपनी वर्कफोर्स को आपको सेंसिटाइज भी करना है, ट्रेनिंग भी देनी है। लीगल एड सोसाइटी जैसे कि है वो वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर आके आपकी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग्स भी दे सकती है। ऐसे कई डिफरेंट ट्रेनर्स हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं जो कि आके ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब अवेयरनेस बढ़ेगी और कंपनी इसको सीरियसली लेगी तो लोगों के अंदर एक वो भी आएगा, शऊर पैदा होगा। और इसमें जो सबसे एक और अहम बात है ना, मैं कहूँगी जैसे हमारी कंपनी में एक हमारा कॉन्सेप्ट है रेड लाइंस का। रेड लाइंस का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ चीज़ें हैं अगर ये हुई तो तुम फायर हो गया, उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं। जीरो टॉलरेंस। सेक्सुअल हरासमेंट, एसिड थेफ्ट, चोरी, फ्रॉड और सेक्सुअल हरासमेंट नहीं मगर सेक्सुअल हरासमेंट अगर प्रूव हो गई वो नॉन नेगोशिएबल है, यू आर गेटिंग फायर। वो कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, आपका पॉलिसी हो गया, मतलब आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया कि ये हुआ तो मैंने फायर होना है, चाहे मैं एमडी हूँ, चाहे मैं पीएन हूँ, चाहे मैं ड्राइवर हूँ, सब पे एक ही रूल लागू होगा। थैंक यू लाला रुख, आपने इतनी बारीक बीनी पे मबनी जो हमें राय दी वो बहुत फ़ायदेमंद लगी। बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपने दिए, बड़े सिंप्लिसिटी के साथ आपने बड़ी ज़बरदस्त और गहरी बातें की हैं। जाते जाते हमारे ऑडियंस को अगर आप एक इंसाफ हासिल करने का कोई छोटा सा टोटका देना चाहेंगी वो क्या होगा? अच्छा, तो जो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ना, और हर कानून से मबनी बात है ये कि अपना आपको जो हक है, आपके हुकूक हैं, जो कानून है उसको पता होना चाहिए। यू नीड टू नो कि आपके राइट्स कहाँ हैं, क्या हैं
और उनको हासिल करने के लिए आपको क्या करना है। और जहाँ तक कि हरासमेंट की बात है, मैंने पहले भी कहा, मैं वापस भी आपको कहूँगी कि आपको बार बार करने की या डर के उससे रहने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसिडेंट बहुत होता है, उससे ज़्यादा होने की और उसके ऊपर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। वन इज़ इनफ। अपने हुकूक को याद रखिए, जानिए कि क्या है, और फिर अपने लिए आवाज़ उठाइए। और ना सिर्फ अपने लिए आवाज़ उठाइए, अगर आपको लगता है कि किसी और के साथ ज़्यादती हो रही है तो उसका भी साथ देना मत भूलिए। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और लीगल एड सोसाइटी की एसोसिएशन के साथ एक कॉल सेंटर बनाया गया, और इस पे आपके पास मौजूद है एक हाई कोर्ट इनरोल्ड वकील जो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल होता है। 9 to 5 वो आपसे बात करने के लिए तैयार होता है, और 5 बजे के बाद वो आपको कॉल बैक करेंगे। कॉल सेंटर का नंबर है 0800708006, और आप किसी भी चीज़ पे और किसी भी कानून पे और किसी भी सिनारियो पे जो हरासमेंट से या किसी और सिनारियो से डील करता है, आप इस कॉल सेंटर पे कॉल करके इस पे एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइस ये होगी कि आप बिल्कुल एक एपिसोड अगर होती है हरासमेंट की, आप इसको इग्नोर ना करें, इसके बारे में सोच के ये सोच ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपको जाना पड़ेगा मोतसिब के पास। अगर आपकी कंपनी में ये फोरम अवेलेबल नहीं है, अगर इंक्वायरी कमेटी नहीं है, तो मोतसिब सूबे में और वफाकी तौर पे आपके लिए अवेलेबल है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। जी, कॉल सेंटर का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 0800708006। यहाँ एक मुफ्त काबिल वकील बैठा है जो आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहा है। मुकम्मल राजदारी के साथ वो आपकी फ़रियाद सुनेंगे, आपको मुफ्त कानूनी राय मिलेगी। तो आवाज़ उठाएं, अपने लिए उठाएं। आपके ऑफिस में आपके इर्द गिर्द कोई है जो हरासगी का शिकार बन रहा है, उसके लिए आगे बढ़े, उनका हाथ थामें, उनकी मदद करें, उन तक रहनुमाई पहुंचाने की ज़रूरत है। और जाते जाते मैं एक शेर अर्ज़ करूँगी, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। कहने का मकसद यही है कि यहाँ गुलिस्तान आपकी वर्क प्लेस है, आपकी काम करने की जगह है, और अगर हर शाख पे एक ऐसा उल्लू बैठा है, गलत सोच रखने वाला एक शख्स है जो हरासगी को रोकता नहीं है, उसको बढ़ाता है या उसको दरगुजर कर देता है, तो इससे पूरा गुलिस्तान जो है वो बर्बाद और तबाह हो जाएगा। औरतों की आवाज़ें दबेंगी। तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, ये सोच हमें हमारे माशरे से हटानी है, हमारी वर्क प्लेस से हटानी है, ताकि वाकई में आगे जाके ये गुलिस्तान फिर खिल सके और ख़वातीन के लिए महफूज माहौल बन सके। थैंक यू सो मच। इंसाफ सबके लिए।